नमस्कार ड्रीमर्स। आज तारीख है 13 जून 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आज सैटरडे है तो आज कोई कार्टून आता नहीं है, तो कार्टून का डिस्कशन नहीं होगा। हमारे पास कुछ रेलिवेंट आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, हम उसे डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल रेसिज्म के रिगार्डिंग है। अमेरिका में रॉयट्स हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इस आर्टिकल में इस आर्टिकल की शुरुआत होती है 1619 से। आर्टिकल में बोला क्या जाता है कि 1619 में क्या होता है कि सबसे पहली बार किसी एक अफ्रीकन को अमेरिका में भेजा गया था, वो भी किसके टाइम पीरियड में, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में। बेसिकली गुलामों से खेती करवाना, चूँकि वहाँ पर कॉटन की खेती बहुत होती थी साउथर्न अमेरिका में, तो ये एक प्रचलन सा बनता गया। अभी 1619 से लेकर के 1776 जब अमेरिका अब अपनी अपनी आज़ादी की ओर अग्रसर था, उस समय से लेकर के फिर उसके बाद 1865 जब वहाँ पे सिविल राइट्स एक्ट आता है। आज़ादी के बाद से वहाँ पे लिबरल थॉट्स बहुत ढेर सारे हो गए थे कि मेन लोग काफ़ी लिबरल सोच रखने वाले थे, स्वतंत्र थॉट था उनका। बट उसके बाद भी ब्लैक और वाइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, और ब्लैक एंड वाइट के बीच में मीन नॉर्थ अमेरिका क्या करता था कि ब्लैक एंड वाइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर कम था, लेकिन जो साउथर्न अमेरिका था वहाँ पर ज़्यादा था। तो करते क्या थे, जो साउथर्न अमेरिका के लोग थे ये भाग करके नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते थे, तो उन्हें रोकने के लिए स्लेव गार्ड का यूज किया जाता था। अब स्लेव गार्ड करते क्या थे कि उन स्लेव को रोकते थे नॉर्थ अमेरिका में जाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जो गवर्नमेंट थी वो ये मानती थी कि स्लेव का एबॉलिशन हो जाना चाहिए, ये गुलामी का प्रथा नहीं चलना चाहिए। बट जो हमारे साउथर्न अमेरिका वाले लोग थे तो ये क्या मानते थे कि नहीं, अगर गुलाम नहीं रहेंगे तो ये कॉटन की खेती चूँकि मैनुअल वर्क पर डिपेंड करती है तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से साउथर्न अमेरिका में क्या होता है कि ये एग्जिस्ट करता है, स्लेवरी एग्जिस्ट करती है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के बीच में लड़ाई होती है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है। बट 1885 के आते आते काफ़ी हद तक चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। मीन 1865 से लेकर के 1885 ये जो टाइम पीरियड था ये अमेरिका में गृह युद्ध का था। मीन घर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, घर में दंगे हो रहे हैं। जिस तरह से इंडिया में हिंदू और मुस्लिम के बीच में हो लड़ाइयाँ हो जाया करती हैं कभी कभी, तो बिल्कुल उस तरह से अमेरिका में भी गृह युद्ध चला करता था। मीन वो कोई आइडियल कंट्री नहीं थी। तो 1865 और 1885 के बीच में मीन एक क्री ऑफ लॉज होते हैं कि मीन पारित होते हैं, जिसे बोला जाता है सेग्रीगेशन लॉ बोला जाता है। अभी सेग्रीगेशन लॉ साउथर्न अमेरिका में लागू होते हैं, वो इसलिए कि जो हमारे जो ब्लैक अफ्रीकन वाले लोग थे तो इनको काफ़ी ऐसी सर्विसेज थी जो नहीं दी जाती थी, लेकिन इन नॉर्थ अमेरिका में उन्हें उन्हें हर तरह की सर्विस मिलती थी। चूँकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की लड़ाई में नॉर्थ अमेरिका जीत चुका था, तो नॉर्थ अमेरिका अपने सारे लॉज को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहता था। तो इसकी वजह से चूँकि वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनके पास एक सीमा तक ऑटोनॉमी होती है, तो इसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका के जो भी लॉज थे काफ़ी हद तक मीन वो लोग कोशिश तो करते थे कि फोर्स कर दें, लेकिन साउथ अमेरिका वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो साउथर्न अमेरिका में कि जो गवर्नर थे वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट के, जैसे इंडिया में होता है ना कि यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो फिर वहाँ के भी गवर्नर होते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उनकी खुद की ऑटोनॉमी है। तो साउथर्न अमेरिका वाले स्टिल हारने के पश्चात भी गृह युद्ध में साउथर्न अमेरिका वालों की हार होती है, बट स्टिल वहाँ पे डिफरेंट स्टेट में चीज़ें कम तो हुई, लेकिन पूरी तरह से स्लेवरी को एबॉलिश नहीं किया जाता है। तो अभी 1865 1885 ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। फिर ब्लैक जो अफ्रीकन्स रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जब तक वो अकेले रहेंगे तो लड़ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एसोसिएशन फॉर्म करना स्टार्ट किया। तो 1909 में आकर के पहला एसोसिएशन फॉर्म होता है, फिर 1954 में एसोसिएशन फॉर्म होता है, और मार्टिन किंग लूथर जूनियर जिसे बोला जाता है, ये किसके पद चिन्हों पर चलते थे, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते थे। बट दिक्कत यह है कि महात्मा गांधी को तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। मीन कई बार नॉमिनेट किया गया लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, लेकिन मार्टिन किंग लूथर को नोबेल प्राइज़ 1964 में मिल जाता है। अब आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि मार्टिन किंग लूथर का जब एसेसिनेशन हो जाता है, मीन जितने भी गांधी जी के पद चिन्हों पर जो लोग चढ़ने वाले लोग थे उनका एसेसिनेशन ही हुआ था, मेन असामयिक मृत्यु ही उनकी हुई थी। तो 1967 में जब उनका एसेसिनेशन होता है, जब उन्हें मार दिया जाता है, तो उसके पहले उन्होंने काफ़ी स्पीच दी थी कोई, और एक स्पीच जो बड़ी फेमस है वो आई हैव अ ड्रीम। तो आई कांट ब्रीथ, जो अभी राइट नाउ जो राइट्स चल रहे हैं तो उसमें आई कांट ब्रीथ एक प्रकार का स्लोगन मूव कर रहा है, और जो मार्टिन किंग लूथर थे तो इनका आई हैव अ ड्रीम से कंपैरिजन किया जाता है।
कहते क्या हैं कि ब्लैक और वाइट के बीच में जो इसमें राइट नो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कह रहे हैं ये इतने समय के पश्चात भी, जब 1619 में पहली बार कोई अफ्रीकन अमेरिकन आता है, उसके बाद से लेकर के 2020 आ गया, बट स्टिल वो इतनी डेवलप्ड इकोनॉमी है, स्टिल वहाँ पर रेसिज्म इतने बड़े पैमाने पर रन करता है। तो हम अदर स्टेट या अनएजुकेटेड स्टेट्स की हम क्या बात करें, क्योंकि हम अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें, बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें, तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मेन प्रॉपर उनके पास राइट्स हैं, ठीक है। इसीलिए वो हमेशा दावा करता रहता है कि आईपीआर हमारा चोरी किया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो आर्टिकल इसी चीज़ को समराइज़ करते हुए कहते हैं कि जो अमेरिकन्स हैं ना, कह रहे हैं अमेरिकन्स में, कह रहे अगर पुलिस की बात करें, जो स्लेवरी गार्ड हुआ करते थे साउथर्न अमेरिका में, जो स्लेव को रोकते थे, कह रहे उन्हीं को पुलिस बना दिया गया है। तो इसकी वजह से, चूँकि वो गोरे थे, जो स्लेव से काम करवाते थे वो सब गोरे थे, तो अचानक से जो रेगुलेशन में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कह रहे हैं वो सब गोरे हो जाते हैं, मीन केवल वाइट वालों का डोमिनेशन हो जाता है। तो एक आंकड़ा भी इसमें दिया गया कि 64% वहाँ पर वाइट्स हैं जो पुलिस में हैं, और ब्लैक केवल 19% है। तो इसकी वजह से पुलिस के द्वारा मीन वहाँ की जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं, कह रहे उनके ऊपर अत्याचार किया जाता रहा है और आगे भी होता आ रहा है। फिर राइटर ने कई एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको याद रहेगा और ना रेलेवेंट है, ठीक। कि इतने कि बस हमें इतना पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, जो पुलिस हैं, जो पहले स्लेवरी गार्ड हुआ करते थे, उन्हीं को पुलिस बना दिया गया, और जिसकी वजह से हुआ क्या कि वहाँ के जो वाइट रेस वाले पर्सनस हैं, मीन जो रेसिज्म है, कह रहा है कि उनका क्या है, डोमिनेशन है इस पुलिस डिपार्टमेंट में। तो इसलिए हमें आए दिन देखा जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है कि ब्लैक अफ्रीकन वालों को मीन कड़ी से कड़ी सज़ा देता है, इवन छोटे छोटे अपराधों के लिए, राइट। जैसे अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर ब्लैक अमेरिकन को बोला गया दिखाने के लिए, तो जैसे ही वो पॉकेट में हाथ डालेगा, तो जो वाइट वाला पुलिसमैन होता है वो तुरंत फायर कर देता है और बोलता है कि मैं तो अपने डिफेंस में गोली चला रहा था, क्योंकि ये अपनी पॉकेट में हाथ डाल रहा था गन निकालने के लिए, ना कि लाइसेंस निकालने के लिए। तो इस प्रकार के इल्ज़ाम लगा करके मीन काफ़ी अत्याचार होते हैं और काफ़ी किलिंग की जाती है, ठीक। तो हमारा ये पहला वाला आर्टिकल, जो ये वाला आर्टिकल था, हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास सेकंड आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, स्ट्रीम्ड एजुकेशन, ठीक। मीन डाइल्यूटेड एजुकेशन की बात करते हैं। अच्छा, अगर ये देखा जाए कि जब से लॉकडाउन हुआ है, मीन जब से ये पेंडेमिक का टाइम पीरियड चला है, तो कुछ स्लीव ऑफ गाइडलाइन इशू की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा कुछ स्लीव ऑफ गाइडलाइन जारी की गई हैं, किसके रिगार्डिंग कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज स्वयं एप्लीकेशन ऐप पर लागू होने चाहिए। तो स्वयं क्या है, स्वयं एक पोर्टल है जहां पर ऑनलाइन आप सर्टिफिकेट के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, आप वहां पे सर्टिफिकेट ले सकते हो किसी भी कोर्स का, और आप ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्वयं में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो लेकिन अब वेरियस यूनिवर्सिटीज़ को बोला गया कि आप स्वयं के प्लेटफॉर्म पर आइए और डिग्री की कोर्सेज़ को आप वहाँ पर सप्लाई करिए, मीन वहाँ पर लॉन्च करिए। तो डिग्री के कोर्सेज़ के लॉन्च वाले सिस्टम में राइटर यहाँ पे कहते क्या है कि ठीक है, आप डिग्री के कोर्सेज़ अगर जो ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, तो जो इस प्रकार के जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, कह रहे हैं उसमें तो एक लेक्चर को प्रोड्यूस करता है और एक जो कंज्यूमर है, एक स्टूडेंट है, उसे कंज्यूम कर लेता है। कह रहे हैं फिर तो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का एक पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। लेकिन इसमें एक चीज़ की स्कैरसिटी है, कहते हैं कि जो शिक्षक होता है जब पढ़ाता है तो एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है, और वो जब इंटरेक्शन नहीं हो पाता तो कह रहे हैं वो क्या करता है कि एक चीज़ को स्कैरसिटी दिखाता है कि वहाँ पर एक चीज़ की कमी है, दोनों के बीच में एक जो बॉन्डिंग होती है और एक जो फ्रेंड सर्किल बनता है। एजुकेशन में यूजुअली होता क्या है कि अगर आप कहीं से पास आउट होते हो तो वहाँ की एलुमनाई से आपका एक अच्छा रिलेशन होता है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस लर्निंग होगा, अगर आपने स्कूल या कॉलेज, अगर आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है, वहाँ के स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है, उनसे बातें नहीं हुई हैं, तो होगा क्या कि आप उस एलुमनाई के पार्ट नहीं होते हो, आप उस समूह के पार्ट नहीं होते हो। तो इससे आपको जो ओनरशिप मिलती है कि उस स्कूल या कॉलेज में या उस इंस्टीट्यूशन में एक ओनरशिप सी फीलिंग आती है, कह रहे वो नहीं आती है। कह रहे हैं कि आप करोगे क्या कि आपकी जो मेमोरीज़ में होंगी वो केवल एक सिस्टम होगा, और सिस्टम में एक प्रोड्यूसर ने एक लेक्चर को प्रोड्यूस कर दिया, आपने पैसा दिया और आपने उसे कंज्यूम कर लिया। कह रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार से होगा कि एक मजदूर होता है कि कहीं दूर स्थित जगह पर किसी प्रकार के ब्रेड का निर्माण कर देता है, और फिर वो ब्रेड एक कंज्यूमर के पास जाता है और वो रिटेलर को पैसा दिया जाता है और फिर वो ब्रेड खरीद करके कंज्यूम कर लिया जाता है।
तो जो कंज्यूमर है उसे नहीं पता होता है कि ये ब्रेड किसने प्रोड्यूस किया है, ठीक, किस प्रकार से प्रोड्यूस हुआ, कितना इसमें एफर्ट लगा, या इसमें क्या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट्स हैं, कह रहे हैं उसमें किस प्रकार की चीज़ें लागू होती हैं, कह रहे ये बात नहीं पता होती हैं। कह रहे सिमिलर थिंग हैपन विद द टीचर्स, कि टीचर्स भी करते क्या है कि बहुत इनोवेटिव तरीके से जब इंटरेक्शन होता है तो काफ़ी नई चीज़ें निकल करके आती हैं। तो इससे होता क्या है कि ह्यूमैनिटी की सब्जेक्ट में एक नए नए डायमेंशन निकल करके आते हैं जब एक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। तो कह रहे जो नई नई बातें निकल कर आती हैं, कह रहे आप लेक्चर के माध्यम से आप उन चीज़ों को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि होता कुछ यूँ है कि अगर कोई पर्सन किसी को डायरेक्टली पढ़ा रहा होता है, ठीक है, तो होता क्या है कि वो क्रॉस क्वेश्चन जब होते हैं कि मीन जो कोई बात नहीं समझ में आई, या फिर कोई किसी स्टूडेंट के ब्रेन में, क्योंकि हर चाइल्ड स्पेशल होता है, तो वो करेगा क्या, नए नए आइडियाज़ को इमर्ज करेगा। तो इससे होता क्या है कि ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स में नए नए डायमेंशंस ऐड होते जाते हैं और ये हमारे रिसर्च में और हमारे ये थीसिस में काफ़ी मदद करते हैं। तो कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन तो आपने ठीक है स्वयं पोर्टल को काफ़ी ज़्यादा मेन राइट्स दे रखे हैं कि वो डिफरेंट क्या कर सकते हैं कि पोर्टल पर कोर्स को रन करवा सकते हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ों की स्कैर्सिटी होगी, वही कि ओनरशिप नहीं होगा, लोग एलिनेशन फील करेंगे, लोग अकेला फील करेंगे। तो इससे होगा कि जो सोसाइटी की जो बॉन्डिंग है करें वो वीक होती जाती है, ठीक है। और इसमें फिर ये इमाइल डर्कहाइम की थ्योरी भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लग जाती है कि अगर सोसाइटी इंटीग्रेटेड नहीं होती है तो इमाइल डर्कहाइम का एक थ्योरी भी है। इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि जो मेल होता है वो ज़्यादा ससेप्टिबल होता है, वो ज़्यादा सुसाइड वगैरह के करने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है कह रहे उसके चांसेस कम होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट कि फीमेल के साथ क्या होता है कि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है और मेल के साथ क्या होता है कि रेगुलेशन कम होता है। तो दैट इज़ वाई क्या होता है कि उनके सुसाइड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक। ये तो इमाइल डर्कहाइम का कॉन्सेप्ट है, इमाइल डर्कहाइम की सोसाइटल थ्योरी है। तो यहाँ पर एलिनेशन वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, जो ये वाला आर्टिकल है। इस वाले आर्टिकल में बात क्या किया जाता है कि बीजेपी के द्वारा मेन डिफरेंट वेरियस स्टेट्स में किए क्या जा रहे हैं कि वहाँ की पार्टी को, वहाँ के जो इलेक्टेड पर्सनस हैं कह रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। अभी तक अगर पूरा लाइनअप देखें तो कर्नाटका में क्या हुआ था कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने वहाँ के एमएलए को मीन तोड़ा और तोड़ करके वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। फिर सिमिलर थिंग हैपन इन द मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश में भी उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लीडर्स को तोड़ा और तोड़ करके सरकार बना ली। अभी कह रहे हैं कि अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो राजस्थान को टारगेट किया हुआ है और अशोक गहलोत की गवर्नमेंट को काफ़ी वीक करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अशोक गहलोत का ये बात बोलना कि हाँ जो हमारी पार्टी है करे इसको बीजेपी क्या कर रही है, वीक कर रही है, और जबकि बीजेपी क्या कह रही है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो राइटर कहते क्या है, बीजेपी का ये बोलना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कह रहे बीजेपी का इतिहास बताता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक। तो इस वाले आर्टिकल में कुछ भी और नहीं था, बस पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है। अगेन इसके नीचे वाला आर्टिकल है हमारे पास कि तमिलनाडु एक स्टेट है जिसने 1018 जो उनके पास जो सिटीज़ हैं तो उसका नाम वो बदल रहे हैं। वो इंग्लिश में नेम था तो अभी उससे तमिल में कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तमिल को प्रमोट करना कि मीन इतना ज़्यादा नॉमिनेचर को बदल देना, कह रहे हैं ये काफ़ी उन लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं है जो वहाँ पे रहते हैं। कहते हैं होता क्या है कि अगर आपने नाम बदला किसी का तो एक लंबे समय से एक किसी सिटी का नाम बोलते बोलते, ठीक, तो किसी के चीज़ों में आदत सी पड़ी रहती है तो एम्बिग्विटी आ जाती है, मीन लोग दुविधा में फंसे रह जाते हैं कि ये वाला नाम है या फिर ये वाला नाम है। और वो भी अचानक से, अगर आप एक दो नाम बदलते तो कुछ बात समझ में आती थी, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने किया क्या कि सीधा 1018 सीरीज़ के नाम में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। और किस लिए, ताकि वो तमिल के लैंग्वेज को प्रमोट कर सके। कह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए सिटी का इस प्रकार से नॉमिनेचर बदल देना, कह रहे हैं कहाँ तक उचित है, कह रहे हैं ये बात सही नहीं है। तो आज ग्राउंड जीरो था, इसके नेक्स्ट वाले पेज में केवल ग्राउंड जीरो का आर्टिकल था, वो डिस्कस नहीं किया जाता। सो जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।